गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक एक्टिविटी है। और उस एक्टिविटी में हमें क्या चेक करना है? हमें ये चेक करना है कि वाटर वेपर एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होते हैं। ये हम पता कैसे करेंगे? हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। एयर के अंदर वाटर वेपर की प्रेजेंस। बच्चों, अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो यहां पे भी मेरे चारों तरफ वाटर के वेपर है, लेकिन वो वाटर के वेपर एयर के अंदर मौजूद है। इसकी प्रेजेंस में चेक कैसे करूंगा? मुझे पता कैसे लगेगा कि वाटर के वेपर वास्तव में एयर के अंदर मौजूद होते हैं? ये मैं पता कैसे करूंगा? तो देखना बच्चों, हम इसके लिए एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी में हम क्या करेंगे? एक स्टील का ग्लास ले लेंगे। एक ग्लास ले लेते हैं हम, स्टील का ये ग्लास है। ठीक है बच्चों, और इसके अंदर बर्फ के टुकड़े डाल देंगे, क्रस्ट आइस डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है, क्रस्ट आइस डाल देंगे इसके अंदर। ये हमारे पास है क्रस्ट आइस। बच्चों, इसको बाहर खुले एटमॉस्फेयर में रख देंगे हम। मतलब बाहर, मान लिया मैं किसी भी जगह रख दूंगा इसको। कुछ समय बाद, लगभग 5 मिनट के बाद, मैं क्या देखूंगा? इसके चारों तरफ जो ग्लास का जो आउटर सरफेस है उसके चारों तरफ छोटी 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 बूंद अटैच हो जाएगी, पानी की, वाटर की ड्रॉपलेट्स अटैच हो जाएगी। और ये हमने देखा भी है पहले। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हैं तो ग्लास हम रख देते हैं, भाई थोड़ी देर में पी लेंगे, तो हम देखते हैं उस ग्लास के चारों तरफ पानी की छोटी छोटी बूंद अटैच हो जाती है। वो कहां से आई है? वो ये तो है नहीं कि ग्लास के अंदर से बाहर आया पानी, ऐसा कुछ नहीं है। वो आया कहां से? बच्चों, वो वाटर आया है एटमॉस्फेयर से। जो एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर के वेपर थे, देखना समझना, इस एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर के वेपर थे। ठीक है, वाटर गैसियस फॉर्म में था, ध्यान से समझना, वाटर गैसियस फॉर्म में था। अब गैसियस फॉर्म में उनके पास काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है गैस की, हम जानते हैं। वो लगातार घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। जैसे ही वो टकराए इस ग्लास से, हमें पता है इसके अंदर आइस रखी हुई है, और आइस ने क्या किया हुआ है? ग्लास के आउटर सरफेस को ठंडा किए हुए हैं। ठीक है, जैसे ही टकराई ये वाली गैस इस ग्लास के आउटर सरफेस से, तो वो कंडेंस हो गई, उसका कंडेंसेशन हो गया। बच्चों, हम जानते हैं कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है। जब कभी भी हम किसी गैस की कूलिंग करते हैं तो वो गैस लिक्विड में बदल जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वाटर के वेपर थे, वाटर के वेपर थे, ये टकराए ग्लास के आउटर सरफेस से और किस में कन्वर्ट हो गए? लिक्विड से। और लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद यहां ड्रॉप 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 लार्ज नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट अटैच हो जाएगी ग्लास के आउटर सरफेस से। वो जो लार्ज नंबर ऑफ वाटर की ड्रॉपलेट अटैच हुई है ना बच्चों, वो प्रूव कर रही है कि वाटर के वेपर एयर के अंदर मौजूद है। ठीक है बच्चों, ये एक्टिविटी हमें यहां पे करके दिखानी पड़ेगी। यहां मैं लिख देता हूं इसके बारे में। टू चेक द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, टेक ए स्टील ग्लास। एक स्टील का ग्लास ले लेना, फिल्ड विद क्रस्ट आइस। ठीक है, क्रस्ट आइस से भरा हुआ है वो। अब क्या करना है? अलाउ द ग्लास स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर 5 मिनट्स। हमने ग्लास को 5 मिनट के लिए
बिना उसको डिस्टर्ब किए छोड़ देना एक जगह पे, ठीक है। क्या होगा? लार्ज नंबर ऑफ water droplet attach with outer surface of glass. Outer surface of glass. This happens, ये क्यों हुआ? This happens because water vapor comes in contact with outer surface of glass and condense, और ठंडे हो जाएंगे, condense into liquid। ठीक है बच्चों, किस में कन्वर्ट हो गए? लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। ये जो सारी कहानी है ये क्या प्रूव कर रही है? ये प्रूव कर रही है कि वाटर के वेपर मौजूद है एटमॉस्फेयर के अंदर। बच्चों अगर वाटर के वेपर एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद नहीं होते ना, तो इस ग्लास के चारों तरफ ये जो वाटर की ड्रॉप अटैच हुई है ये भी नहीं होती। तो मैं यहां नीचे एक लाइन लिखूंगा, दिस प्रूव दैट water vapor present in एयर के अंदर वाटर के वेपर मौजूद होते हैं, या मैं ये भी कह सकता हूं इन एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर के वेपर मौजूद होते हैं। अब बात हमारे सामने एक और आ रही है कि भाई वाटर के वेपर एटमॉस्फेयर के अंदर आए कहां से, कैसे आ गए? हमने तो सुना है एयर के अंदर नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, आर्गन होती है, नियोन होती है, ये वाली गैसेस होती है। लेकिन वाटर के वेपर तो हम भी नहीं मानते कि होता है। फिर ये वाटर के वेपर आया कहां से? तो बच्चों ये वाटर के वेपर आते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर बाय एवापोरेशन ऑफ वाटर। जैसे समुद्र का पानी होता है, समुद्र के पानी का लगातार एवापोरेशन होता रहता है और पानी एटमॉस्फेयर के अंदर जा रहा होता है। किसी झील का पानी है, किसी तालाब का पानी है, वो लगातार एवोपोरेट होता रहता है और लगातार एटमॉस्फेयर के अंदर बच्चों जाता रहता है। तो ये एक नोट डाल लेना तुम, नोट में क्या लिखना है? नोट में लिखना वाटर वेपर comes in atmosphere by evaporation of seawater, pond water, लेक वाटर, और भी बहुत सारे सोर्स हैं, ईटीसी, और भी बहुत सारे सोर्स हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अभी तक जो हमने पढ़ा है बच्चों केवल ये समझा है कि एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर मौजूद होते हैं। ये हम प्रूव कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें ये वाली एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ठीक है, यहां तक की कहानी सही है बच्चों। अब आगे जो अगला टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है, वो समझना जरा ध्यान से, वो क्या है? देखो बच्चों, आगे हमारे पास क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, कोई भी गैस है हमारे पास, हम उसको लिक्विफाई कैसे करेंगे? किसी भी गैस को हम लिक्विड में कैसे बदलेंगे? तो बच्चों यहां समझना है, तो हमने एक और बात
कि गैस का लिक्विफिकेशन कैसे करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास एक कंटेनर है, समझना जरा तुम। ये एक कंटेनर है, इसके अंदर गैस है हमारे पास। गैस के पार्टिकल दूर दूर रहते हैं, हमें पता है, ठीक है। गैस के पार्टिकल दूर दूर रहते हैं, हमें पता है। और ये कंटेनर मैंने ऊपर से क्लोज किया हुआ है, क्योंकि अगर ओपन होगा तो गैस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, बाहर निकल जाएंगे। मैंने कंटेनर को क्लोज किया हुआ है। अब बच्चों, अंदर इसके है गैस। क्या है? गैस। अब मुझे ये बताओ, ये जो गैस है हम इसको लिक्विड में कैसे बदल सकते हैं? तो बच्चों, गैस के जो पार्टिकल होते हैं ना, वो दूर दूर होते हैं, और लिक्विड के पार्टिकल गैस के कंपैरिजन में नजदीक होते हैं। या मैं ये कह सकता हूं, लिक्विड के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो गैस के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होता है। अब बच्चों, अगर ये पार्टिकल, जो पार्टिकल दूर दूर है, अगर नजदीक आ गए तो गैस लिक्विड में बदल जाएगी। अब पार्टिकल नजदीक कैसे आ सकते हैं? पार्टिकल के नजदीक लाने के लिए हम दो फैक्टर यहां पे यूज करेंगे। पहला फैक्टर हम टेम्परेचर यूज करेंगे। बच्चों, अगर मैं टेम्परेचर डाउन कर दूंगा, टेम्परेचर डाउन करने से देखो क्या होगा। टेम्परेचर कम करने से जो पार्टिकल है उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो वो धीरे धीरे नजदीक आने लगेंगे। नजदीक आने लगेंगे तो गैस लिक्विफाई हो जाएगी, गैस लिक्विड में बदल जाएगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? ये जो गैस के पार्टिकल थे, ये जो गैस थी, मैंने ऊपर से प्रेशर लगा दिया, ठीक है। अगर मैं प्रेशर लगा दूंगा तो जो पार्टिकल दूर दूर थे उनको मैं कंप्रेस कर रहा हूं, नजदीक लेके आ रहा हूं प्रेशर लगा के। और अगर मैं उसको नजदीक लेके आ रहा हूं तो बच्चों कहीं ना कहीं गैस लिक्विड में बदलेगी। तो बच्चों, कोई भी गैस लिक्विफाई की जा सकती है दो तरीके से। पहला तरीका, टेम्परेचर को डिक्रीज करके। एक तो ये हो गया कि मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूं। दूसरा तरीका क्या है? प्रेशर को इंक्रीज करके, प्रेशर बढ़ा के, उसके ऊपर अगर मैं प्रेशर लगा दूं तो गैस लिक्विड में बदल सकती है। बच्चों, यहां हमने एक बात नोट करनी है। क्या? ए गैस will liquefy by decreasing temperature and increasing pressure. increasing pressure, ठीक है। उस गैस पे या तो टेम्परेचर को डिक्रीज कर देना या फिर प्रेशर को इंक्रीज कर देना, गैस लिक्विड में बदल जाएगी। सही बात है यहां तक? अब देखो, अभी अभी जो हम एग्जांपल ले रहे थे बच्चों, ये मेरे पास एक गैस थी जिसके पार्टिकल दूर दूर थे। मैंने क्या किया, इस गैस को लिक्विड में बदल दिया, ठीक है। अब जब गैस लिक्विड में बदल गई है तो वो टेम्परेचर जिसके नीचे गैस लिक्विड में एग्जिस्ट करती है। देखो, अभी मान लिया यहां टी टेम्परेचर था, कुछ भी मुझे नहीं पता। मान लिया यहां 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था या 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। इस टेम्परेचर पे वो गैस की फॉर्म में था। लेकिन जैसे जैसे मैं टेम्परेचर करता जाऊं, कम करता जाऊंगा, कम करता जाऊंगा, कम करता जाऊंगा, एक टाइम ऐसा आएगा ये वाली गैस लिक्विड में बदल जाएगी। तो वो टेम्परेचर जिसके नीचे गैस लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है बच्चों, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूं यहां। क्या? क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर? डेफिनेशन लिख रहा हूं बच्चों। द टेम्परेचर बिलो विच, जिसके नीचे, बिलो विच ए गैस कैन लिक्विफाई, ए गैस कैन लिक्विफाई is known as critical temperature। क्रिटिकल टेम्परेचर, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है बच्चों।
अगला यहां एक और बात है, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है। ठीक है, जब जब कोई गैस लिक्विड में बदल गई है, जब कोई गैस लिक्विड में बदल गई है, तो उस टाइम कितना प्रेशर हमने अप्लाई किया है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। द प्रेशर एट विच a gas convert into liquid is known as critical pressure। उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल प्रेशर बोलेंगे। बच्चों इसी तरीके से एक टर्म और होती है, क्रिटिकल वॉल्यूम। हालांकि ये टर्म हमारी अभी ज्यादा यूज नहीं होती, जब हम 11th क्लास में जाएंगे तब पढ़ी जाती है, लेकिन अभी हम इसको सीख लेते हैं क्या होता है क्रिटिकल वॉल्यूम। बच्चों वो कंडीशन, मतलब ये क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर वाली कंडीशन, अगर मैं इन दोनों कंडीशन को देखूं तो इन दोनों ही कंडीशन पे ये वाली गैस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। क्रिटिकल प्रेशर वास्तव में वो प्रेशर है जिस पे कोई गैस लिक्विड में बदल जाती है। सेम एज इट इज क्रिटिकल टेम्परेचर भी वो टेम्परेचर है जिसके नीचे गैस किस में बदल जाती है, लिक्विड में बदल जाती है। बच्चों इन दोनों कंडीशन पे, इन दोनों ही कंडीशन पे इस गैस का जो भी वॉल्यूम होगा, इस गैस का जो भी वॉल्यूम होगा उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। देखना मैं डेफिनेशन क्या लिख रहा हूं, द वॉल्यूम occupied by gas at critical temperature and critical pressure is known as क्रिटिकल वॉल्यूम। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, क्रिटिकल वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है बच्चों, ये कंसेप्ट था हमारा लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस का, कि गैस को हम कैसे लिक्विफाई करेंगे। क्लियर है यहां तक की बात। बच्चों अब हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक बचता है, फिर हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी पूरी। देखो जरा लास्ट टॉपिक क्या है। वैसे लास्ट टॉपिक बड़े काम का है बच्चों। मैंने तुम्हें बताया था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा मैटर की दो स्टेट और पढ़ते हैं हम, एक प्लाज्मा और एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बच्चों आज उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये लास्ट टॉपिक हमारा उन दोनों के बारे में ही है। देखो जरा क्या है बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा के बारे में, कि प्लाज्मा क्या होता है। देखो प्लाज्मा है क्या वास्तव में, द मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आयन is known as प्लाज्मा। इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा। हालांकि अभी हमारा पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन और आयन का कौन सा मिक्सचर प्लाज्मा होता है, कैसे तैयार होता है। बच्चों यहां मैं एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं तुम्हें, नोट करने वाली बात है। क्या कि जो स्टार्स होते हैं ना, इवन सन भी, सन की ग्लोइंग या स्टार्स की ग्लोइंग प्लाज्मा के कारण होती है। नेचुरली प्लाज्मा स्टार्स के अंदर मौजूद होता है। तो मैं यहां लिखूंगा नेचुरली प्लाज्मा अकर्ड इन स्टार्स एंड सन। ठीक है, वो जो ग्लो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्लाज्मा के कारण है। अब हम ये कहेंगे कि प्लाज्मा वहां बना कैसे,
क्या रीजन है स्टार्स के अंदर या सन के अंदर प्लाज्मा बनने के पीछे, क्या रीजन है? क्योंकि प्लाज्मा तो इलेक्ट्रॉन और आयन का मिक्सचर होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन और आयन बनते कैसे, हमारे सामने ये बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बच्चों अभी समझेंगे हम। जरूरी नहीं है प्लाज्मा केवल सन और स्टार्स के अंदर ही होता है, हम अर्थ के ऊपर हम यहां पे भी बना सकते हैं प्लाज्मा को। बनता कैसे है प्लाज्मा, समझना। देखो बच्चों, मैं लिख देता हूं, एट अर्थ प्लाज्मा formed by passing electricity from a gas at low pressure। ठीक है, देखो बच्चों, वैसे इसके बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था विलियम क्रुक्स। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1879 में। उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे ही प्लाज्मा की डिस्कवरी स्टार्ट हुई थी, वहीं से स्टार्ट हुआ था प्लाज्मा के बारे में सारी चीजें। और विलियम क्रुक्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों, किस तरीके से किया था देखना जरा ध्यान से। एक ट्यूब ली थी उसने, इस तरीके की एक ट्यूब ली थी। उसने ट्यूब को नाम दिया था डिस्चार्ज ट्यूब का। ठीक है, ट्यूब में यहां पे उसने एक मेटल की प्लेट लगाई थी और यहां पे भी उसने एक मेटल की प्लेट लगाई, और इन दोनों प्लेट को कनेक्ट कर दिया हाई वोल्टेज जनरेटर के साथ। ये जनरेटर का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, बहुत हाई वोल्टेज जनरेटर के साथ, लगभग 10,000 वोल्ट। ठीक है, और इसके अंदर गैस को फिल कर दिया, गैस एट लो प्रेशर। गैस को फिल कर दिया लो प्रेशर के ऊपर। क्या होगा जब यहां से इलेक्ट्रिसिटी आएगी, इलेक्ट्रिसिटी जब यहां रेज टकराएगी इस गैस से, तो क्या होगा, ये वाली जो गैस है बच्चों, गैस यानी कि एक सब्सटेंस है, और सब्सटेंस जो बनते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनते। कभी सुना भी होगा तुमने पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। जैसे ही रेज टकराएगी इस गैस से, ये क्या करेगी, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी। क्योंकि कोई भी एटम है दुनिया में, कोई भी एटम हो चाहे वो, अगर वो गेन या लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन को करता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी भी गेन या लूज नहीं होते। ये बातें आगे हम सीखेंगे, अभी तो केवल प्लाज्मा के बारे में पढ़ना था। तो बच्चों, जैसे ही रेज इससे टकराएगी, गैस क्या करेगी, गैस इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी। बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर गैस अपने अंदर से नेगेटिव वाले पार्टिकल को बाहर निकाल देगी तो गैस के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल दिया। ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला बना है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाला जो पार्टिकल बना है, इसी को हम बोलते हैं आयन। अब यहां इस ट्यूब के अंदर दो चीजें मौजूद होगी, आयन मौजूद होगा और इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। बच्चों, इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वही क्या होगा, प्लाज्मा होगा। तो हम अर्थ के ऊपर भी बना सकते हैं प्लाज्मा को। और कभी तुमने देखा होगा हाईवे के ऊपर जब जाते हैं ना, तो बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे होते हैं, नियोन साइन बोर्ड। वो जो नियोन साइन बोर्ड चमकते हैं ना, वो कहीं ना कहीं प्लाज्मा के कारण ही होता है। और स्टार्स में ये कैसे बना, देखो, स्टार्स की जो आउटर है, मतलब बाहर वाला हिस्सा है, वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण वहां जो पार्टिकल है, जो सब्सटेंस है, वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। इलेक्ट्रॉन छोड़ने के कारण वहां क्या होता है, वहां आयन बनेगा और वो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। उन दोनों के मिक्सचर से क्या बनेगा, प्लाज्मा बनेगा। सही बात है बच्चों, यहां तक क्लियर है। अब हम एक लास्ट स्टेज और पढ़ने वाले हैं मैटर की, और वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है बच्चों, इसको हालांकि शॉर्ट में BEC भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, BEC भी बोलते हैं। चलो, क्या होता है ये बच्चों, 1920 में हमारे इंडिया के ही एक साइंटिस्ट थे, सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, उन्होंने कुछ कैलकुलेशन की मैटर की फिफ्थ स्टेट के बारे में।
उन्होंने ये नहीं कहा कि वो फिफ्थ स्टेट क्या होगी, उन्होंने कुछ कैलकुलेशन की थी। उन कैलकुलेशन को मेन एविडेंस मानते हुए आइंस्टाइन ने मैटर की फिफ्थ स्टेट के बारे में बताया कि भाई मैटर की फिफ्थ स्टेट इस तरीके की होगी। आइंस्टाइन ने भी पूरी तरह उस फिफ्थ स्टेट को बनाया नहीं, सत्येंद्र नाथ बोस ने जो कैलकुलेशन की थी उस कैलकुलेशन को आधार मानते हुए आइंस्टाइन ने मैटर की फिफ्थ स्टेट के बारे में बताया। लेकिन उस फिफ्थ स्टेट को अचीव किया तीन साइंटिस्ट थे, कॉर्नेल, कैटरले और वीमैन। इन तीन साइंटिस्ट ने उस फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को अचीव किया। ठीक है बच्चों, और वो जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है वो कैसे बनाई जाती है? व्हेन ए गैस हैविंग लो डेंसिटी, कोई भी गैस ले लेंगे जिसकी डेंसिटी लो है, हैविंग लो डेंसिटी, इज कूल्ड, जब हम उसको ठंडा कर देंगे, कूल्ड एट सुपर लो टेम्परेचर, सुपर लो टेम्परेचर, जब हम किसी गैस को जिसकी डेंसिटी बहुत कम है उसको ठंडा कर देंगे, और ठंडा भी सुपर लो टेम्परेचर पे। सुपर लो टेम्परेचर बच्चों नेगेटिव, सेल्सियस में वैल्यू नेगेटिव में चली जाती है, बहुत कम टेम्परेचर होता है, लगभग 123 केल्विन टेम्परेचर कहीं ना कहीं सुपर लो टेम्परेचर की कैटेगरी में आता है। 123 केल्विन, नॉट सेल्सियस, केल्विन। अच्छा सुनो बच्चों, आगे की कहानी क्या है? व्हेन ए गैस हैविंग low density is cooled at super low temperature, then it is known as Bose-Einstein condensate। बच्चों इसका यूज भी बहुत होता है, जैसे प्लाज्मा तो मैंने बताया तुम्हें स्टार्स के अंदर यूज होता है, नियॉन साइन बोर्ड बने होते हैं प्लाज्मा के। इसका यूज कहां होता है बच्चों? इसके कुछ एग्जाम्पल है जिसमें ये होता है। सुपर कंडक्टर, सुना है तुमने सुपर कंडक्टर के बारे में? जैसे ये कहते हैं ना जापान में ट्रेन 400 की स्पीड से चलती है, ठीक है, वहां सुपर कंडक्टर की टेक्निक यूज की जाती है। सुपर कंडक्टर में क्या होता है? वास्तव में कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराता है। लेकिन बच्चों जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है ना तो वहां कुछ रेजिस्टेंस भी होता है, करंट के फ्लो में रुकावट भी होती है। सुपर कंडक्टर ऐसे कंडक्टर होते हैं जहां रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, या मैं ये कह सकता हूं रेजिस्टेंस जीरो होता है सुपर कंडक्टर के केस में। तो बच्चों बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट मेनली सुपर कंडक्टर बनाने में यूज होता है। ऐसे ही ये सुपर फ्लूइड बनाने में भी यूज होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास मैटर की दो स्टेट और थी जिनके बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा था। हमने केवल सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ा था, लेकिन उन दोनों के अलावा प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट भी होती है। बच्चों अच्छी बात यह है तुम्हारी ये पहली यूनिट कंप्लीट हो गई है। पहली यूनिट कंप्लीट होने का मतलब हमारा 25% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री में केवल 4 यूनिट है, तुम्हारी 4 यूनिट है जिसमें से एक कंप्लीट हो गई है हमारी। बच्चों बहुत अच्छे तरीके से आपने नोट्स बनाने, नोट्स बना के एक पूरी यूनिट के नोट्स की पीडीएफ मेरे पास आप सेंड करोगे। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हमारी नई यूनिट को। अभी हमने पहली यूनिट पढ़ी है, पहली यूनिट का नाम था इज मैटर अराउंड अस, हमारे चारों तरफ के मैटर के बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे क्या हमारे चारों तरफ का मैटर प्योर होता है या नहीं होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक, थैंक यू।